अगर आपको स्पाइन सर्जरी बताई गई है और आपको स्पाइन सर्जरी करानी है तो कैसे चुने कि ये डॉक्टर मेरे लिए सही है कि नहीं, या फिर इन जनरल अगर मुझे मेरे खुद के लिए या फैमिली में कोई डॉक्टर चुनना है तो मैं क्या चीज़ें देखता हूँ कि मैं ये डॉक्टर से अपना ऑपरेशन कराऊँ या फैमिली के अपने रिलेटिव का ऑपरेशन कराऊँ। पर स्पाइन सर्जरी तो बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हमको देखने चाहिए ताकि हमें वो डॉक्टर से ऑपरेशन कराना सही रहेगा। अब सबसे पहला कंफ्यूजन है कि स्पाइन सर्जरी के लिए कि क्या हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं या न्यूरो सर्जन के पास जाएं। अब देखो, दोनों भी ऑर्थोपेडिक सर्जन भी और न्यूरो सर्जन भी स्पाइन सर्जरी करना जानते हैं, पर कुछ लोग जब इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव मतलब खाली केवल और केवल स्पाइन सर्जन्स बनते हैं। तो आपको ऐसा डॉक्टर देखना है कि जिसने प्रॉपर फेलोशिप ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद या न्यूरो सर्जरी के बाद की हो। अब देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में फेलोशिप्स का कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई 1 महीना करके आता है और लिखते हैं कि हमने फेलोशिप किया, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या वो डॉक्टर का फेलोशिप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड 2 साल का फेलोशिप था कि नहीं, या 1 साल का फेलोशिप था कि नहीं। और मैं ये जनरली एनकरेज करता हूँ पेशेंट्स को पूछने के लिए कि सर आपका एक्सपीरियंस 1 साल में कितना रहा, कितने सर्जरीज हुए, ये भी आप क्लियरली पूछ सकते हैं डॉक्टर्स को। तो अगर आप क्लियरली इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि ये डॉक्टर का इतने साल का फेलोशिप है जिसमें इन्होंने प्रॉपर एक फेलोशिप प्रोग्राम अटेंड किया है, पेशेंट्स देखे हैं, पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं सीनियर्स के अंडर और फिर खुद से, तब आप कह सकते हो कि ये एक प्रॉपर फेलोशिप है। अब प्रॉपर फेलोशिप होने के बाद क्या वो केवल स्पाइन सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो जनरली अगर मुझे खुद को स्पाइन सर्जन चूज करना है तो मैं ऐसा डॉक्टर चूज करूंगा जो केवल और केवल स्पाइन सर्जरी करता हो एक्सक्लूसिवली, ताकि वो उनके लिए रिक रोज का काम बना होता है। जैसे आप एक साधारण तौर पे कोई भी अगर इंसान एक चीज़ रोज़ करता है तो उसमें वो नेचुरली एक्सपर्ट हो जाए। तो आपको ऐसा डॉक्टर चुनना है कि जो केवल और केवल स्पाइन सर्जरी करता है, जिसका बैकग्राउंड ऑर्थोपेडिक हो या न्यूरो हो, पर एक प्रॉपर फेलोशिप के बाद ये केवल और केवल स्पाइन सर्जरी करते हो। एक दूसरा पॉइंट है कि इनकी बैकग्राउंड ट्रेनिंग क्या है, मतलब इन्होंने, आई पर्सनली वुड चेक कि इनका MBBS कहाँ से हुआ है, इनका MS ऑर्थो कहाँ से हुआ है, कितना इनका ट्रेनिंग एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से जितना है उतना ही एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बट नॉट नेसेसरीली, कोई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं। पर ये आपको ज़रा आपका होमवर्क करना, या आपके फैमिली में फ्रेंड्स में कोई डॉक्टर्स रहेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि कहाँ से ट्रेनिंग जनरली अच्छा होता है। उसके बाद स्पाइन का फेलोशिप कहाँ से किया और उसका ट्रेनिंग एक्सपोजर कितना रहा, तो ये एक जनरली आपको आइडिया देगा कि ये डॉक्टर का ओवरऑल ट्रेनिंग और स्पाइन का ट्रेनिंग कैसा है। अब एक और सवाल है कि कितने साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर को होना चाहिए स्पाइन सर्जरी कंफर्टेबली करने के लिए। ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा बिटवीन अराउंड 3 to 5 ईयर्स कम से कम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, जब जाके वो स्मूथली और कंफर्टेबली अपने आप इंडिपेंडेंटली सर्जरी कर पाए। और अगर ये इन्होंने फेलोशिप में भी इंडिपेंडेंटली सर्जरी की है और प्रैक्टिस में भी अभी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कम से कम 3 से 5 साल ऑन एन एवरेज उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई बार कम एक्सपीरियंस वाले भी डॉक्टर अच्छा काम करते हैं, पर अगर आपको चाहिए तो आप खुद से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि 2 डॉक्टर साथ में रहे, जो एक एक्सपीरियंस्ड है और ये आपके जो जूनियर डॉक्टर है वो। तो वैसे भी आजकल बहुत डॉक्टर मिल के भी सर्जरी करते हैं, तो वो भी करना उचित होगा। एक और पॉइंट मैं खुद से सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को कि अगर आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया है या नहीं भी आया है, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप एक सेकेंड ओपिनियन लो। अब सेकेंड ओपिनियन लेने से क्या होता है कि ऑब्वियसली पेशेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है और पेशेंट का नॉलेज भी बढ़ता है उसके बारे में, ताकि वो जब अगली बार हमारे पास आए तो और सवाल उनके अगर है तो हम क्लियर करने में हमें मदद होगी। और सेकेंड ओपिनियन से पेशेंट को भी खुद को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये मेरे लिए करना सही होगा, उचित होगा, क्योंकि 2-4 डॉक्टर ने यही बताया है। तो पर अगर इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आप एक डॉक्टर पकड़ के, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, ऐसे डॉक्टर के पास आप इलाज कराए और उनको पकड़े रहे। पर अगर कोई डॉक्टर आपको सेकेंड ओपिनियन लेने की वजह से इरिटेट होता है या कहता है तो आप उनके पास गए तो अभी उधर ही जाओ, या फिर आप उनसे ही काम कराओ, तो अगर ऐसा है तो मेरे लिए तो वो रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर आपने सेकेंड ओपिनियन ली है, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए कि हाँ,
बेचारा पेशेंट एक दूसरा ओपिनियन चाहता है, दूसरा एक हेल्प चाहता है कि और कुछ हो सकता था क्या बिना सर्जरी के, इसके लिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो वो जाना मेरे हिसाब से उचित है और डॉक्टर ने भी, ऐसे डॉक्टर ने जिसको आप चूज़ कर रहे हो उसने भी इसको एनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप सेकेंड ओपिनियन बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आज का ज़माना इन्फॉर्म डिसीजन का है। मतलब पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, उसके बाद उनको जो खुद के लिए सही लगता है वो उन्होंने डिसाइड करना चाहिए। डॉक्टर का काम होता है कि हम आपको हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स बताएं, करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, और उसके बाद आपको जो आपके लिए सही लगता है वो आपने करना सही होगा। एक और रेड फ्लैग होता है फिर कि क्या ये डॉक्टर हमको और भी ऑप्शंस दे रहा है सर्जरी के अलावा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत लेट प्रेजेंटेशन होते हैं, तो ऐसे केसेस में तो सर्जरी ही ऑप्शन होता है। क्या डॉक्टर हमें केवल सर्जरी और सर्जरी ही बता रहा है कि हमको ये भी बता रहा है कि आप इंजेक्शन कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो? अगर कोई आपको सर्जरी के लिए पुश कर रहा है कि आप इमीडिएटली कल एडमिट हो जाओ और ऑपरेट हो जाओ, अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो ऐसे केसेस में इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से सोच सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो। पर अगर आपके पैरों में कमज़ोरी है, आपका बैलेंस जा रहा है, हाथों से चीज़ें गिर रही है, आपको यूरिन और पेशाब में दिक्कत हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये इमरजेंसी होती है। वो केस अलग है, उसमें तो 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना पड़ता है। पर जनरली स्पाइन के पेशेंट्स ऐसे होते हो कि 4 साल से कमर दुख रही है, 4 महीने से कमर दुख रही है, पैरों में तकलीफ हो रही है, फिर दवाई ली, फिजियोथेरेपी की, ऐसे पेशेंट्स होते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी टाइम होता है सोचने के लिए। तो इमीडिएट सर्जरी को पुश करने वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए, उसने आपको एडिक्वेट टाइम देना चाहिए कि आप आराम से सोचो और फिर डिसाइड करो। ऐसे वाला डॉक्टर आपको चुनना चाहिए। फिर एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि क्या आपको वो डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, वो इजीली समझा पा रहे हैं आपको, कि बस उन्होंने बता दिया हाँ ये नस दबी है और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा बस। ऐसे नहीं है कि क्या वो आपको बराबर एमआरआई में दिखा पा रहे हैं कि नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, आपका क्या है और आपका कहाँ पे नस दबी है, तो क्या करना पड़ेगा, कि खाली डिस्क निकालनी पड़ेगी, खाली नस फ्री करनी पड़ेगी और स्क्रू और रॉड्स भी लगाने पड़ेंगे। वो तो लगाने पड़ेंगे, तो क्यों लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे, ये सब मुझे लगता है आपने बराबर से पूछना चाहिए डॉक्टर पे। और वो जो बता रहे, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ही आपने आगे बढ़ना चाहिए। जब हम विदेश में प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक और चीज़ होती थी कि अगर पेशेंट सर्जरी के लिए तैयार है तो उसका बुकिंग होता था सर्जरी के लिए। फिर उसके बाद एक और मुलाकात होती थी जिसमें हम केवल और केवल कंसेंटिंग डिस्कस करते थे। कंसेंटिंग मतलब सर्जरी में क्या रिस्क्स है, क्यों हम कर रहे हैं और इसके फ़ायदे क्या है। तो ये एक प्रॉपर 20 मिनट से आधे घंटे का डिस्कशन होता था जिसमें हम पेशेंट को सारी रिस्क्स बताते थे और फ़ायदे बताते थे और हम क्यों कर रहे हैं। इसके बाद फिर कंसेंट फॉर्म पे साइन होता था। हमारे इसमें भी हम जनरली कंसल्टेशन के टाइम पे उतना इंश्योर करते हैं कि हम पेशेंट्स को सारे रिस्क्स और फ़ायदे बताएं। और पर अपने यहाँ पे ये भी सोचते हैं बहुत सारे लोग कि रिस्क बताएंगे तो पेशेंट डर जाएगा तो नहीं कराएंगे। पर ये आपकी मर्ज़ी होती है, हमारा तो जॉब है, हमने आपको सारी रिस्क बतानी चाहिए, फ़ायदे बताने चाहिए, करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सब बताना चाहिए। उसके बाद कराने का है कि नहीं, ये पेशेंट की मर्ज़ी होती है। तो ओवरऑल मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा ये कह के कि एक सेंसिबल डॉक्टर चुनो जिसका ट्रेनिंग अच्छा हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा और वो कॉन्फिडेंस आ रहा है उनसे बात करके कि नहीं मेरा यहाँ पे अच्छा होगा। और उसके बाद अगर कोई डॉक्टर आपको 100% गारंटी दे रहा है तो वो मैं कहूँगा वहाँ पे आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि स्पाइन सर्जरी ऐसा मैं इतने साल का भी देखने के बाद भी बताना चाहूँगा कि आपको बेटर कर सकती है, आपको परफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपकी आशा है कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँगा तो परफेक्ट नहीं होने वाले आप अच्छे हो जाओगे, परफेक्ट नहीं हो जाओगे। मतलब 100% बेटर नहीं होगे आप, कुछ हद तक लाइक 80-85% कुछ केसेस में, पर एग्जैक्ट परसेंटेज भी बताना मुश्किल होगा। आप बेटर हो सकते हो पर परफेक्ट नहीं हो जाओगे। तो अगर कोई आपको इतना ओवर प्रॉमिस कर रहा है तो वहाँ पे भी एक रेड फ्लैग है, वहाँ पे भी आपने रुक जाना चाहिए। और फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है डॉक्टर पे और अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, अच्छी जगह से उन्होंने MBBS किया है, MS ऑर्थो किया है, फेलोशिप किया है, तो आप बिल्कुल वो डॉक्टर के साथ सर्जरी करा सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमने कोशिश की है कि हम ये वीडियो के जरिए आपको एक मार्गदर्शन दे पाए कि एक अच्छा स्पाइन सर्जन कैसे चुने। और यही कुछ चीज़ें हैं, हम भी हमारी फैमिली में अगर किसी को कुछ ऑपरेशन कराना है तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि जैसे टाइम मिलेगा हम आपको उनका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।